इंचियन एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं बाहर निकली फ़्लाइट से, तो वहाँ पे पहले मैंने फ़ार्म भरे, क्योंकि फ़ार्म मैं वैसे फ़्लाइट में भी भर सकती थी, मेरे पास पेन था, बट पेन मेरा वही बैग में था और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी कि बैग में से पेन निकालने के लिए, क्योंकि मैं सबसे विंडो वाली सीट पे बैठी हुई थी और बैग थोड़ा इधर वाली सबसे लेफ़्ट वाली सीट पे होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चल इंचियन एयरपोर्ट पे जाके भर दूँगी। जैसे ही टेक ऑफ करी फ़्लाइट और हम बाहर निकले सभी जने, तब हम वहाँ पे काउंटर बने होते हैं, मैंने अपना पैन निकाला, वहाँ पे वो फार्म भर के, वो कुछ फार्म नहीं होता है, हेल्थ कंडीशन होती है कि आपको कोई कोल्ड तो नहीं है, कफ तो नहीं है, या फिर आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप कहाँ रह रहे हो। ये सब चीज़ों के बारे में होता है। और आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लेके जा रहे कि जो जो अलाउड ना हो, या आप कोई किसी तरह का लिक्विड या कुछ लेके जा रहे हो। तो मैंने उसके अंदर अपना कुछ तेल का मेंशन किया था, वो भी 100 ml, पता नहीं 50 ml कुछ अप्रोक्सीमेट इसका मेंशन कर देना चाहिए, ताकि कोई आगे रिस्क ना हो, क्योंकि अगर निकलता है तो फिर जुर्माना भी काफ़ी लगता है। तो मेंशन कर दो, थोड़ी बहुत ही क्वांटिटी का वो कुछ नहीं कहते, वो चेक भी नहीं करते इतना, बट आपने फिर भी मेंशन किया होना चाहिए अपनी ईमानदारी से। फिर उसके बाद जैसे इंचियन एयरपोर्ट से हम वो फार्म वगैरह भर के आगे गए, तो वहाँ पे स्टैंड लगे होते हैं टेम्परेचर मेजरिंग के। तो मेरा टेम्परेचर मेजरिंग हुआ वहाँ पे, वो ज़्यादा नहीं था, बट फिर उसके बाद आगे मैं गई, आगे जाके काउंटर आया, उन्होंने कहा आपका क्यू कोड चाहिए। मैं क्यू कोड मैंने उनको दिखा दिया, जो भी मैंने वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर भरा था। फिर उन्होंने उसको स्कैन किया, उन्होंने कहा आपको सिर्फ 2 डोज लगी है, बूस्टर डोज नहीं लगी है, तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 7 डेज़ के लिए। तो उन्होंने मेरे गले में एक कोई बैच सा पा दिया। और पूरी फ्लाइट में सिर्फ मैं ही ऐसी थी जिसके गले में वो बैच पा दिया था, किसी और के गले में नहीं पाया था। मैं सोच रही हूँ कि सब सिर्फ मेरे गले में ही क्यों पाया। फ्लाइट में बहुत सारे लोग थे, किसी के गले में नहीं पाया, सिर्फ मेरे मेरे गले में पाया। मैं सोची इतना बढ़िया स्वागत हुआ मेरा, बट वो स्वागत नहीं था, वो पैसों का स्वागत था, जो बहुत महंगा पड़ने वाला था मेरे को। तो मैं काफ़ी कंफ्यूजन थी। इसी दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे को एक दी मिले थे, तो उनसे बातचीत हुई थी, उनको भी नहीं ये दिया था, हालांकि उनको भी क्वारंटाइन के लिए बोला था 7 डे के लिए, बट बैच नहीं उनके गले में डाला था। तो मैं क्या मेरे गले में क्यों डाला है ये। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी आगे गई, इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन दिल्ली जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ नहीं पूछा था, ऐसे ही इंचियन एयरपोर्ट पे भी इमिग्रेशन वालों ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस मेरे फिंगरप्रिंट्स के स्कैन किए थे, वो जो सबके कर रहे थे, और पासपोर्ट का करा था, और एक एंट्री स्लिप दी थी कि मैं किस तारीख को साउथ कोरिया में एंटर हुई हूँ, बस ये चीज़ दे दी थी। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, इमिग्रेशन की लाइन भी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हमारी फ़्लाइट पहले ही लग रही थी जो वहाँ पे उतरी हो। तो उसके बाद हम आगे गए, वहाँ से आगे जाके हमने अपने वो लिए, बैग का एक नंबर आता है कि आपका बैग किस बेल्ट पे आएगा, वो दीदी ने देख लिया था, तो उनके साथ ही मैं थी, इकट्ठे हम आज जा रहे थे। तो उसके बाद हमने अपने बैग लिए। उसके बाद बैग लेने के बाद मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही गले में पट्टा सा पा के घूम रही हूँ, तो मैंने उतार के अपने वो बैग में डाल लिया। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए। जब बाहर आके हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ा मनी एक्सचेंज वगैरह किया, थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि अब टैक्सी वगैरह लेके जाना था। तो दीदी ने कहा कि जिस तरह का आपने बैच आपको मिला है, वैसे वैसे बैच वाले लोग वहाँ बैठे हैं, पहले पूछ लो कि ये किसके लिए है, ये ना हो कि बाद में कोई जुर्माना लगता हो। तो जब मैं चलो मैं पूछ लेती हूँ, मैं पूछने गई तो उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं अपने बैग वगैरह लेके वहाँ पे वेट करने लगी, और दीदी को जल्दी थी जाने की थोड़ी, उन्होंने जाना था अपने काम उस पे घर पे, उनकी फैमिली भी है यहाँ पे, तो वो चले गए थे। तो इंचियन एयरपोर्ट पे मैं अकेली वहाँ पे बैठी हुई थी, और कुछ और फॉरनर्स भी बैठे हुए थे जिनको वेट करने के लिए बोला था, और सभी ने सेम बैच पा रखे थे। तब हम वेट करते रहे, तकरीबन 2 घंटे तक हम वहाँ पे बैठे रहे। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें वेट क्यों करना है। मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा टेस्ट होएगा, पर मेरे को ये भी था कि सबका होना चाहिए, फिर मेरी फ्लाइट में सिर्फ मेरे को ही क्यों बैठा रखा है यहाँ पे, बाकी सबका भी तो होना चाहिए। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या खिचड़ी सी पकी जा रही थी। हालांकि मेरे को थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा था कि वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का कुछ लग रहा है चक्कर मेरे को। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती है जो सी, उसमें क्वारंटाइन होना पड़ता है, बट गवर्नमेंट की तरफ से होना पड़ता है, और फिर उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। तकरीबन 7 दिन का उन्होंने 60-70 हज़ार रुपये लेने थे 7 दिन के क्वारंटाइन के। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता मेरे को, इतने तो मेरे पास है भी नहीं थे एक्सचेंज उस पर। मैं सिर्फ 50 हज़ार तक की USD लेके गई थी अपने साथ, बाकी मेरा कार्ड था SBI का। बट मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ, ये मेरे को लग रहा है, अंदाज़ा लग रहा है। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे बैठे हुए लोगों में से एक अंग्रेज़ था, मैंने उससे पूछा कि वाई आई एम सिटिंग देयर। सो फिर उसने बोला कि सॉरी आई डोंट नो इंग्लिश, मतलब रुक रुक के बोला। उसका कहने का मतलब था कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो मैं समझ गई थी कि वो किसी मतलब होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर दिखने वाला अंग्रेज को इंग्लिश आती हो। कई लोग रशिया के होते हैं, कई लोग
इटली या जर्मन के होते हैं उनको अपनी फ्रेंच, जर्मन ये लैंग्वेज आती है, रशियन आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो ये मत समझना कि हर दिखने वाले अंग्रेज को इंग्लिश आती है। उसने मेरे को बोला कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो अब उससे बात करने का तो फिर फ़ायदा ही नहीं था, जब उसकी भाषा नहीं आती होगी और उसको हिंदी नहीं आती होगी। तो इस करके फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल किया वहाँ पे कि घबरा के कोई कुछ नहीं होएगा और बैठे बैठे कुछ नहीं होएगा, कि मेरा लॉन्ग टर्म वीज़ा है और लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, वो अपने आप सेल्फ क्वारंटाइन का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो मेरे को अपनी ये बात रखनी होगी। अब ये वाली स्टेज थी जो मेरी काफ़ी मुश्किल स्टेज थी। आज तक मैंने कभी भी किसी से ज़्यादातर इंग्लिश में बात नहीं करी थी। मैसेज की बात अलग होती है, बट एक फ़ेस टू फेस इंग्लिश की बात अलग होती है। बट फिर भी वो तो चलो मैं कर लूँगी इंग्लिश में बात थी लड़ने की। अब वहाँ पे उस पॉइंट पे आके मेरे को एक किस्म से थोड़ा सा औखा होके लड़ना था और अपनी बात रखनी थी कि नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म वीज़ा है, मैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं लूँगी और मैं सिर्फ अपने सेल्फ क्वारंटाइन जो मैंने रूम बुक किया है वहाँ पे होंगी। तो ये बात रखना किसी फॉरनर के, मेरे हिसाब से तो सारे कोरियन फॉरनर्स ही हुए, किसी बाहर के बंदे के सामने, वो भी पूरी हिम्मत करके फर्स्ट टाइम, ये मेरे लिए बहुत ही, मैं खुद भी समझ नहीं पाती कि उस वक्त कैसे मेरे अंदर हिम्मत आई। और शायद वो अपने पैसे बचाने की हिम्मत थी कि जो पैसे मैं लेके आई हूँ मैं उसको 7 दिन पे खर्च नहीं करना चाहती। ये मैंने पूरे मंथ की सेविंग के लिए लेके आई हूँ और मैं उसको एकदम से 7 दिन के लिए खर्च नहीं करना चाहती। मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे आके बोलना ही पड़ेगा और अपना पॉइंट रखना ही पड़ेगा, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो बस वो हिम्मत मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उस पॉइंट पे आके हिम्मत मैं कैसे कर गई और कैसे बोल गई। बस वहाँ पे मैं गई, उनको बोला कि हमें यहाँ पे कितनी देर बैठना पड़ेगा। थोड़ा सख्त रवैये से मैं बोला था कि मैं कितनी देर के लिए यहाँ पे बैठना पड़ेगा, इंग्लिश में ही बोला था सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि बस 15 मिनट और फिर आपको बस में लेके जाया जाएगा और आपको फिर कोविड टेस्ट होएगा और फिर आपको वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में जो रूम अवेलेबल होगा वो आपको दिया जाएगा। फिर मैंने उनको बोला कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ क्यों, मैंने अपना रूम बुक कर रखा है सेल्फ क्वारंटाइन के लिए, मैं तो वहाँ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दी जाएगी, आपको सेल्फ क्वारंटाइन नहीं होएगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटाइन किया जाएगा। मैंने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेरे को क्वारंटाइन करेगी, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। देखो मैंने अपना रूम बुक कर रखा है। मैंने उनको एयरबीएन पे अपने रूम की बुकिंग दिखाई तो पीछे से एक बंदा जो सा कोरियन खड़ा हुआ था वो कहता नहीं कैंसिल करो, इस रूम को कैंसिल करो। और उस दिन 19 तारीख हो चुकी थी, तो 19 तारीख को मैंने बुक किया हुआ था रूम, तो 19 तारीख को अगर जैसे ही मैं कैंसिल करती हूँ तो मेरे उस रूम के आधे पैसे भी वापस नहीं आने थे एयरबीएन से। तो वो एयरबीएन की कंडीशन होती है कि अगर आप इस टाइम तक बुक करते हो और इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप कैंसिल करते हो तो आपके पूरे पैसे रिटर्न होंगे। बट अगर आप एक टाइम के बाद उस बुकिंग को कैंसिल करते हो तो वो ओनर जो आप जिसने बुकिंग एक्सेप्ट किया है वो उस पर डिपेंड करता है वो आपको कितने पैसे वापस मोड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि वो आपको मोड़े, वो नहीं भी मोड़ सकता। तो ये सब मैं कि नहीं ये नहीं मैं कैंसिल कर सकती, ये तो मेरे तो पैसे खत्म हो जाएंगे, इसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं, बुकिंग मेरी पूरी कंफर्म हो चुकी है, मैं पेमेंट कर चुकी हूँ, मेरे पैसे भी नहीं वापस आएंगे इसमें। उन्होंने कहा नहीं आपको तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में जाना है, आप इसमें नहीं जा सकते, आपको कैंसिल करना होगा, इसको कैंसिल करो। वो कह रहा था कि बस बटन को दबा के इसको कैंसिल करो बुकिंग को। बट मैं वहाँ पे अड़ी रही कि नहीं मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगी, मैं तो यहीं पर जाऊँगी क्वारंटाइन के लिए, मैं इस चीज़ को कैंसिल नहीं करने वाली, मेरे तो पैसे लगे हुए हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैंने जहाँ तक सुना है पढ़ा है तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि लॉन्ग टर्म वीज़ा वालों को सेल्फ क्वारंटाइन की इजाज़त होती है, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की इजाज़त नहीं होती। तो उन्होंने कहा आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा, अपना वीज़ा दिखाना। फिर मैंने उनको अपना वीज़ा भी दिखाया, उनको अपनी PCR टेस्ट रिपोर्ट भी दिखाई, उनको अपना एडमिशन लेटर भी दिखाया कि मैं योंसे यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट आई हूँ और मेरा लॉन्ग टर्म वीज़ा है, मतलब मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ कि जो 14-15 दिन के लिए यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे पूरे 1 साल की पढ़ाई के लिए आई हूँ और यहाँ पे आगे भी मैं पढ़ूंगी, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। उन्होंने कहा हो ये तो हमसे गलती होगी, हमें लगा आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो इस करके आपको हमने यहाँ पे बैठाया हुआ था, ये सारे टूरिस्ट वीज़ा पे बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे, हमें नहीं पता था आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, एम सो सॉरी। फिर वो काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लग गए थे कि एम सो सॉरी, हमसे गलती होगी, आपने हमें ये पहले दिखा देना चाहिए था अपना वीज़ा। मैं क्या आपने मांगा ही नहीं ये सब चीज़ें, आपने सीधा कहा वेट करो। वेट करते इतना टाइम हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा, आपने कुछ बोला ही नहीं कि वीज़ा दिखाओ या कुछ भी। तो उन्होंने कहा एम सो सॉरी, हमसे गलती हो गई है कि बस आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखवा दो वहाँ काउंटर पर, फिर आप जा सकते हो फ्री, आपको कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की, आप अपना सेल्फ क्वारंटाइन भी हो सकते हो और अपना PCR टेस्ट करा लेना, बस ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मैं उस पॉइंट पे आके नहीं बोलती और चुपचाप बैठी रहती और वेट करती कि क्या होएगा, एक बार बस में चढ़ जाती तो वो 70-80 हज़ार रुपये में मैं उतरती बस से। फिर बहुत ज़्यादा मतलब बजट बिगड़ जाता मेरा इस चीज़ में, और ये ठीक नहीं थी बात, क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं हो रही थी। शुक्र है मैंने वहाँ पे थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया कि ऐसे बात हो रही है। मेरे को जब उनकी कंजर्वेशन हो रही थी तो थोड़ा सा मेरे को अंदाज़ा हो गया था कि ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की ही बात हो रही है। तो
फिर उसके बाद मैंने हिम्मत पता नहीं कैसे करी, मैं खुद भी आज अपने ऊपर भी हैरान होती हूँ कि अगर उस पॉइंट पे आके मैं चुपचाप बैठी होती तो क्या होता, और वो कैसी हिम्मत आई मेरे अंदर। तो उसके बाद मैं वहाँ से मैंने उनको अपना पासपोर्ट नंबर लिखवाया, और उसके बाद मैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर पे गई। वहाँ पे मैंने उनको पूछा कि मैं कैसे कैसे, मेरी यहाँ पे योनसी यूनिवर्सिटी में मैंने इस जगह पे जाना है, तो मैं कैसे कैसे जाऊँगी। वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर वाले बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी तरह से गाइड करते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेट्रो के जरिए जा सकते हो, बट 2 बैग, बड़े बड़े बैग के साथ मेट्रो में सफ़र करना ठीक नहीं था, क्योंकि पौड़ियों पे बैग चढ़ाना उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हो भी जाता, बट मेरे को कुछ अंदाज़ा नहीं था, मेट्रो में मैं कभी बैठी नहीं थी, और दिल्ली मेट्रो में भी मैं कभी बैठी हूँ। तो अब आके यहाँ पे मैंने मेट्रो में सफ़र किया है, तो मेरे को नहीं इतना थोड़ा पता था, तो मैंने कहा नहीं, मेट्रो तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पास 2 बैग हैं बड़े बड़े, तो आप मेरे को टैक्सी का बता दो। तो उन्होंने समझा कि हाँ, बड़े बड़े बैग के साथ मेट्रो में आना जाना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि टैक्सी का काउंटर, बट बहुत महंगी पड़ेगी आपको टैक्सी। मैं कहा कि चलो, अब जितना जो पड़ेगा तो पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, वरना क्या कर सकते हैं। और मेरी मम्मी पापा ने भी यही बोला था कि जाते ही टैक्सी ले लियो, किसी बस या मेट्रो के चक्कर में ना पड़ियो। और बस की भी चलो कोई दिक्कत नहीं होती, बट बस वहाँ पे एयरपोर्ट पे बंद थी उस वक्त, कोविड-19। अब खुली है कि नहीं मेरे को अभी भी नहीं पता, बट कोविड-19 की वजह से जो सी एयरपोर्ट की लुमिनस बस है, उस समय वो बंद थी। ये पता मेरे को यहाँ आके चला था, यूनिवर्सिटी के बाहर एक वो है, बस स्टैंड है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लग रखा था, जिसपे साफ साफ लिखा था कि एयरपोर्ट की लुमिनस बस है जो से इस एरिया की, वो बंद कर रखी है कोविड-19 की वजह से अभी तक वो खुली नहीं है। फिर मैं गई उसके अंदर टैक्सी लेके, तो मेरे फिर पास में ही टैक्सी का काउंटर था। उन्होंने बताया कि स्टेज जाके राइट मुड़ जाना है, वहाँ पे टैक्सी का काउंटर होएगा। जैसे मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, मैंने उससे बातचीत करी कि मैंने यहाँ पे जाना है, और फिर उसने मेरे को प्राइस बताया। फिर मैंने ओके किया, और टैक्सी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। आराम से उन्होंने मेरा खुद अपने आप ही सामान टैक्सी में रखा, मेरे को कोई जरूरत नहीं, कोई वो नहीं पड़ी, मुश्किल नहीं पड़ी कि सामान टैक्सी में रखना, उन्होंने खुद ही सामान रखा। फिर टैक्सी से आपने देखा मेरे को इतनी खुशी हुई कि टैक्सी वाले ने मेरे को पूरा प्रॉपर जो मेरा एड्रेस था, जो घर मैंने बुक कर रखा था, रूम बुक कर रखा था, बिल्कुल उसके गेट के बाहर रोका। और वो जो सा घर मैंने बुक कर रखा था ना, वो बहुत ही बड़ी चढ़ाई पे था। अगर मैं इंडिया में होती तो टैक्सी वाले ने मेरे को कोने पे, मोड़ पे उतार देना था, कह देना था कि जाओ यहाँ से इस गली में चले जाओ। बट वो गली बहुत ही ऊंची थी, वो उस टैक्सी वाले ने वो ऊपर ऊंची गली में भी लेके गया, और बिल्कुल घर के सामने, बिल्कुल दरवाजे के सामने उतारा। उतर के उसने मेरे से एड्रेस द्वारा मांगा, मैंने उसको दिखाया। मेरे को पिक भी भेजी थी, एयरबीएनबी ऐप पे ही मिली थी मेरे को उस घर की पिक। तो उसने घर दिखाया कि देखो ये घर है आपका, और आपको यहाँ से जाना है दरवाजे से। वह मेरा सामान वगैरह भी उन्होंने खुद उतार के वहाँ तक रखा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे को बिल्कुल भी वो टैक्सी दुखी नहीं, क्योंकि एक तो घर के बिल्कुल बाहर उतार दिया उसने मेरे को। इससे बड़ी बात क्या होएगी कि एक अनजान देश में पहली बार कदम रखने पे अगर आपको पूरे सही जगह पे आपको उतारा जाए और कोई भी मुश्किल ना हो आपको, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि। और उसके बाद फिर मैंने उसको पेमेंट करी, और फिर उसके बाद मैं अंदर गई अपने घर में, और वहाँ पे जो सा ओनर था उसने मेरे को रूम का लॉक वगैरह बता दिया था, सिस्टम कि कैसे खुलेगा कैसे होएगा। हालांकि रूम इतना खास साफ़ भी नहीं था, तो थोड़ा विश्वास नहीं करती कि रूम साफ़ भी है कि नहीं। मैं खुद से सफाई रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने जाते ही पहले वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ वगैरह किया, रूम को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग साफ़ किया, और चद्दर चुद्दर थोड़ी झाड़ी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मेरे को कि पहले से बने हुए बेड पे बैठ जाना, सीधा जाके लेट जाना, सो जाना। तो मैंने रूम को साफ़ किया काफ़ी, और साफ़ करने के बाद फिर मैंने फिर नहाने गई। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि हम रात को निकले थे इंडिया के एयरपोर्ट से, और फिर उसके बाद इंडिया के एयरपोर्ट से रात को निकले, तब भी हम सारी रात तकरीबन, कार में कैसी नींद आती है आपको भी पता ही है कि कभी जागे कभी सो गए। उससे अगले दिन, फिर उसके दिन सुबह जब फ्लाइट थी जिस दिन, तब भी हम तकरीबन बाहर बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे, तब भी नींद पूरी नहीं हुई थी इतनी। उसके बाद फ्लाइट में मैं जुड़ सोई थी कुछ घंटे, तो कुछ घंटे क्या तकरीबन मैं काफ़ी सोती हुई आई थी फ्लाइट में। और फिर उसके बाद एयरपोर्ट पे, इंडियन एयरपोर्ट में मैं इतनी देर घंटों बैठी रही वहाँ पे, और वहाँ पे भी जागती रही। तो मैं एकदम से ना नींद से भरी हुई थी पूरी, बस मेरे को चाहिए था कि कोई बैठ मिल जाए और मैं सो जाऊँ जाके। और जब मैं टैक्सी में बैठी हुई थी ना, तो टैक्सी में भी ना मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि टैक्सी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत ही फ्लफी सी सीट थी उसकी, और बस मेरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, बट ऐसे सो नहीं सकते थे कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बस मैं आंखें खोल के ऐसे आपने मेरी फोटो में भी देखा होगा, पूरी तरह से आंखें खोल के मैं इधर उधर देख रही थी, ताकि किसी को लगे
ना कि हाँ भी मैं थकी हुई हूँ, नींद में हूँ, कुछ ना पता लगे कि मैं बहुत ही अवेयर हूँ अभी भी, ऐसा लगे। तो उसके बाद मैं फिर वहाँ पे नहाई, रूम में नहा धो के थोड़ा बहुत मैंने चाय पानी पी, चाय बनाई थी मैंने, चाय वगैरह बनाई, थोड़े बिस्कुट वगैरह खाए, और फिर मैं बहुत ही कंफर्टेबली सो गई और खासे घंटे मैं सोती रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जगी हुई थी। तो क्वारंटाइन अब बिल्कुल ख़त्म है। अच्छी गुड न्यूज़ तो यही है, बट अगर आपको करें तो आपको कैसे अवेयर रहना है और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और आपको कितना बजट लेके आना है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि टूरिस्ट जो आ रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। बचा के किसी के सामने खांसना मत और छींकना मत, और टेम्परेचर अपना कंट्रोल में रखना। बस यही सब चीज़ें थी जो नोट ध्यान में रखना। बाकी आई होप आपकी अच्छी जर्नी रहे और आप अच्छी तरह से यहाँ पे पहुँचो। बाकी अगर आपको कोई मुश्किल होएगी तो आप मेरे को बता सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी मैं डालती ही हूँ और मैं वहाँ पे रिप्लाई भी कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो बस यही थी मेरी स्टोरी और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय। सो